डियर स्टूडेंट, ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ आपके योग भारती पाठ्य पुस्तक की कविता पाठ की जानकारी देने के लिए। कविता पाठ वृंद के दोहे का भाग 1 मैंने प्रस्तुत किया। आज मैं उसी कविता पाठ वृंद के दोहे का भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछली बार के लेक्चर में या भाग 1 में मैंने वृंद के दोहों के बारे में कुछ जो शुरुआत के दोहे थे उन दोहों के बारे में जानकारी दी, उनका भावार्थ समझाया। अब जो बाकी बचे हुए दोहे हैं उन दोहों की जानकारी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए वृंद के दोहे भाग 2 की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान से इन दोहों को आपकी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, उनके भावार्थ को समझना है। समझकर उस पर आधारित जो कृतियाँ मैं पिछले लेक्चर में भाग 1 में मैंने प्रस्तुत की थी उन कृतियों को नोटबुक में लिखना है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सुझाव आपसे एक है कि आप हिंदी के लिए स्वतंत्र नोटबुक बनाओ। जैसे जैसे लेक्चर में मैं कृतियाँ देता हूँ उन कृतियों को नोटबुक में लिखते चलो और अपनी नोटबुक कंप्लीट करो, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज हम वृंद के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं उसे आपके सामने रख रहा हूँ। वृंद के दोहे पाठ 5 भाग 2 कवि वृंद है और आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 और 24 पर ये वृंद के दोहे हैं। चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। दोहा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दोहे के भीतर जो नए शब्द हैं उन शब्दों का भी अर्थ मैंने प्रस्तुत किया है। उन शब्दों के अर्थ को जानो, समझो। परीक्षा में ये शब्द और इनके अर्थ शब्द संपदा की कृति में पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जाने ही, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। इस प्रकार शब्द संपदा की जो कृति होती है उसमें ये ऐसे कृति रखी जाएगी। तो इसलिए शब्दों के अर्थ आप पहले जान लो, समझ लो, उसके भावार्थ को समझो और परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी करो। तो चलिए मैं दोहा पढ़ रहा हूँ। जो जाको गुण जान ही, सो तेहि आदर देत। कोकिल अंबही लेत, काग निबोरी लेत। यहाँ इस दोहे में कवि वृंद जी ने एक बात, एक विशेषता समझाया। वैसे वृंद जी ने अपने जो नीतिपरक दोहे यहाँ प्रस्तुत किए, तो वृंद ने अपने दोहों में हमें संस्कारपक बातों के साथ साथ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर हमें कुछ सुझाव दिए, सीख दी। उसमें से ये एक दोहा है, जो जाके गुण जाने ही, सो तीही आदर देत। कोकिल अंबही लेत, काग निम्बोरी लेत। अब पहले शब्दार्थ को जान लेते। जाको ये शब्द है, जो जाको, जाको का अर्थ है जिसका, जो जिसका। गुण जान ही शब्द का अर्थ है जानता हो। सो तीही आदर देत, यहाँ तीही शब्द का अर्थ है वही। नीचे की पंक्ति में चल रहा हूं मैं अभी। कोकिल अंबही लेत है। अब इसमें कोकिल ये शब्द है मतलब कोयल, अंबही ये शब्द है तो अंबही शब्द का अर्थ है आम, लेत है का मतलब लेता है। काग निमोरी लेत, अब काग शब्द का अर्थ है कौवा, निमोरी मतलब नीम के पेड़ का बीज या फल। तो काग निम्बोरी लेत है मतलब कौवा निम्बोरी लेता है। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि वृंद जी कहते हैं कि जिसके पास गुण होते हैं उसी को आदर प्राप्त होता है। जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निमोरी प्राप्त होती है। जो जाको गुण जान ही, सो तीही आदर देत। कोकिल अंबही लेत, काग निमोरी लेत। यहाँ इस दोहे में
वृंद जी बताते हैं कि मनुष्य को अपने गुणों के आधार पर सम्मान आदर मिलता है। जैसे हमारे भीतर गुण होते हैं उसी प्रकार की चीजें हमें अपने जीवन में मिलती है। हम ये सोचते हैं कि मुझे ये क्यों मिला, मेरे पास ऐसा ही क्यों है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो यहाँ वंदन जी हमें बताते हैं कि हमारे भीतर जो विशेषताएं होती है, जो गुण होते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व के आधार पर संसार में जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ वृंद जी भी यही कहते हैं, जो जाके गुण जानी सोती ही आदर। जो जिसका गुण जानता है वो उसी को आदर देता है। मतलब जिसे जो बात पसंद है, जो गुण वो जानता है, वही बात वो लेता है। अब यहाँ वृंद जी कहते हैं, कोकिल अम्ब ही लेत। अब कोकिल ये कोयल आम लेता है या लेत है, ऐसा वृंद जी कहते हैं। तो कोकिल आम का फल क्यों लेता है? क्योंकि कोकिल आम का गुण जानता है, इसलिए वो उसे मिल जाता है या वो लेता है। काग निमोरी लेत, कौवा निमोरी लेता है, अर्थात कौवा निमोरी के गुण या नीम के पेड़ के बीच गुण जानता है, इसलिए वो पसंद करता है, मतलब वो लेता है। तो वृंद जी कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी को आदर प्राप्त होता है। जैसी मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निमोरी प्राप्त होती है। मतलब हमें जो चीज पसंद होती है वही हम प्राप्त करते हैं। हम जिसकी जिसके गुण जानते हैं वही हम लेते हैं। जैसे कोकिल आम के गुण जानता है तो वो आम लेता है, और कौवा निमोरी के गुण जानता है इसलिए कौवा निमोरी लेता है। चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। आप आकारज आपनो करत कुबुदक के साथ, पाए कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अब इस दोहे में भी वृंद जी एक विचार हमें देते हैं। पहले इस विचार को जानने से पहले हम इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। आप अकारज आपनो, इसमें अकारज शब्द का अर्थ है हानि। करत कुबुद के साथ, कुबुद शब्द का अर्थ है अविवेक। पाय कुलाड़ी आपने मतलब अपने, पाय शब्द का अर्थ है पैर। मारत अर्थ है मार लेना। मूर्ख का अर्थ है मूर्ख। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है। वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य कभी कभी कुबुद्धि के कारण ऐसा कार्य कर बैठता है कि जिसके कारण उसे हानि पहुंच जाती है। इसलिए हमें जीवन में जो कोई भी कार्य करना है अविवेक के साथ नहीं करना है, सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसा वृंद जी ने कहा है। नहीं तो फिर हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, अर्थात हम मूर्ख की तरह सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए वृंद जी हमें ये बात बताते हैं कि हमें अविवेक के साथ बिना सोचे समझे कुबुद्धि के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। कुल कपुत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार गिरवान के होत चिकने पात। यह वृंद जी ने जीवन की एक महत्वपूर्ण बात समझाई है, संसार की बात समझाई कि घर घर में जब नए बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। और जैसे हर घर के माता पिता को लगता है कि हमारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है अब वो आगे चलकर अपने जीवन में कुछ अनोखा नाम कमाएगा, ऐसे माता पिता की अपेक्षा भी होती है और वही सोचकर माता पिता खुश होते हैं। लेकिन वृंद जी कहते हैं जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा या लड़का अपने आने वाले जीवन में किस प्रकार बनेगा या क्या करेगा। और ये सब बातें बचपन में ही पता चलती है, ऐसा वृंद जी ने कहा है या समझाया। तो यही बात यहाँ पर वो कहते हैं, पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही अच्छे बुरे का पता चल जाता है। मतलब बच्चा जब पालने में होता है, जन्म लेने के बाद उसे पालने में रखा जाता है, तभी पता चल जाता है उसके लक्षणों के बारे में, वो अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है। अभी किस तरह अनुमान लगाया जाता है तो वृंद जी उदाहरण के तौर पर हमें ये बात समझाती है। इस बात को समझाने के लिए वृंद जी ने एक उदाहरण दिया है। जैसे उत्तम बीज के पौधे के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं, जिस प्रकार उत्तम बीज होता है तो उस उत्तम बीज से बनने वाला जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो पेड़ पौधा उस पर लगने वाले पत्ते पत्ते कैसे
चिकने होते हैं अर्थात चमकदार होते हैं और सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन कब होता है ये? जब वो बीज, उस पेड़ का बीज अच्छा हो, उत्तम हो। उसी प्रकार कुल और घर में जन्म लेने वाला बच्चा या लड़का अच्छा हो तो वो आगे चलकर बहुत ही नाम कमाता है। तो पालने में ही केवल अनुमान के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये बच्चा ऊंचा बनेगा या महान बनेगा। जैसे अच्छे बीज को या उत्तम बीज को ध्यान में रखकर देखकर हम कह सकते हैं कि आगे चलकर इस बीज से जो पेड़ बनेगा, उस पेड़ के पत्ते या पेड़ बहुत ही अच्छा होगा या पत्ते चमकदार होंगे। लेकिन चमकदार कब होंगे? तब वो बीज अच्छा होगा। तो यहाँ यहीं पर बात वृंद जी यही समझाते हैं। चलिए अगले दोहे की ओर जाने से पूर्व अब आकलन की कृति की ओर चलते हैं। आकलन की कृति में आपको परीक्षा में लगभग 3 या 4 दोहे दिए जाएंगे और 4 दोहों पर आकलन की कृति हो, शब्द संपदा की कृति हो, वो बनाई जाएगी। तो यहाँ मैंने इन दोहों पर आकलन की कृति यहाँ पर प्रस्तुत की है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए, आकलन की कृति में देखिए, लिखिए। लिखिए में इन दोहों पर कैसे कृति बनी है? तो देखो, कौवा इसका आदर करता है, हमने दोहों में पढ़ा। कौवा निमोरी का आदर करता है। कोकिल यह लेता है, हमने दोहे में पढ़ा है। आम लेता है। चिकने पात इसके होते हैं, होनहार बिरवान के होते हैं। अब बिरवान शब्द का अर्थ है वृक्ष। अच्छे वृक्ष के पत्ते चमकदार ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कौन मार लेता है? वृंद जी के अनुसार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला कौन होता है? मूर्ख व्यक्ति होता है। आगे शब्द संपदा की कृति, विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द में पहला शब्द है आदर, उसका विलोम शब्द है अनादर। कपूत शब्द है तो उसका विलोम शब्द है सपूत। शुभ शब्द है तो उसका विलोम शब्द है अशुभ। लक्षण है, मैंने यहाँ पर लिख कर दिया नहीं, इसलिए लक्षण के लिए कुलक्षण ऐसा बना सकते हैं, लेकिन इसे रहने दीजिए। समानार्थी शब्द लिखिए। कोकिल का कोयल, बिरवान का वृक्ष, कुल का खानदान, काक का वायस। तो इस प्रकार ये जो 4 शब्द है, इनके समानार्थी शब्द यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए। फिर से एक बार कहता हूँ, समानार्थी शब्द लिखिए। अब कोकिल शब्द के लिए समानार्थी शब्द कोयल ही बनता है। बिरवान इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द है वृक्ष। कुल इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द है खानदान। काग इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द है वायस। इस प्रकार की कृतियां शब्द संपदा की बनाई जा सकती है। अभिव्यक्ति में इन 3 दोहों पर कौन सी कृति हो सकती है? तो बिना सोच समझकर किए गए कार्य में असफलता मिलती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमें असफलता की ओर ही ले जाता है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य सही होता है या गलत? यह आप अपनी दृष्टि से सोच कर लिखिए। मैं तो ये कहूँगा, बिना सोचे समझे किया गया कार्य असफल ही होता है, उसमें सफलता मिलती ही नहीं। इसलिए हम मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय सोच समझ कर ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए कार्य मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना जैसा ही। इस प्रकार आप अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने अब जानबूझकर यहाँ पर ये विचार लिखकर नहीं दिए, आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अब अभिव्यक्ति में और आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभिव्यक्ति दी गई है, उस अभिव्यक्ति को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। उसमें अभिव्यक्ति इस प्रकार है, चादर देखकर पैर फैलाना फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे पाठ्य पुस्तक होती है। तब अब आपको अपने विचार लिखने, मैंने यहाँ लिख कर दिए हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए का साधारण अर्थ है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना। हमें अपनी शक्ति का अनुमान होना आवश्यक है। जो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं वे लोग जीवन में खुश रहते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी खुश रखते हैं। जो लोग अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करते हैं, रुपए पैसे के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग कभी परेशान नहीं रहते।
बिना सोचे समझे अपनी शक्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों को सफलताएं नहीं मिलती, असफलताएं उनके हाथ लगती है। इस प्रकार आप अपने विचार लिख सकते हैं। अगली कृति देखिए, अभिव्यक्ति की, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मैंने यहाँ विचार लिख कर दिए हैं कि सचमुच हमें ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान की पूंजी मतलब ज्ञान को क्यों प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान से हमें कौन से लाभ होते हैं, ज्ञान से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा, इस बारे में आपको अपने विचार लिखने। सब तो जानते हैं कि जब मनुष्य को कोई बात पता हो, ज्ञान हो, तो मनुष्य अपने जीवन के बहुत सारे काम सरलता से, आसानी से कर सकता है। बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान मतलब जानकारी होना, पता होना। तो मैंने यहाँ इस अभिव्यक्ति पर मैंने अपने खुद के विचार लिखे, आप अपने खुद के विचार भी लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। ज्ञान जीवन की सर्वोत्तम पूंजी है। अपना ज्ञान खुद के लिए लाभकारी है, साथ ही दूसरों की सहायता के लिए भी उपयोगी है। ज्ञान से हम दिनों दिन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का अच्छा साधन है। प्रकृति से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य ने बुद्धि और ज्ञान से ही संसार में नवनिर्माण किया है। संसार के ज्ञानियों ने ही संसार को सुंदर बनाया है। मैंने यहाँ पर उसे लिखा है, उसे मतलब संसार को। ज्ञानी मनुष्य को हमेशा ही सम्मान मिलता है। संसार में असीमित ज्ञान है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। जितना हम इसे प्राप्त करते रहेंगे, उसमें ही हमारी भलाई है, उसमें ही हमारा कल्याण है। चलिए अगली स्लाइड की ओर। अब आपके पाठ्य पुस्तक में रस स्वादन का प्रश्न है। परीक्षा में रस स्वादन का प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पत्र में रस स्वादन का प्रश्न अवश्य ही होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी कविता है, उन कविताओं में से लगभग 2 कविताओं पर रस स्वादन का प्रश्न परीक्षा में होगा। अब ये रस स्वादन का प्रश्न आपको ठीक से याद करना है, लिख कर रखना है, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने यहाँ एक प्रश्न जिसका उत्तर अनुमान था लिख कर दिया है। देखिए, जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। अब वृंद जी ने जो जीवन के अनुभव और जीवन की वास्तविकता अपने दोहों में बताई है, वह दोहों या उस वास्तविकता को जानकर उनके दोहों का हमें रसास्वादन करना है। रसास्वादन करना है, रसास्वादन करना है मतलब क्या, कि उन दोहों से हमें कौन सी जानकारी मिली है, उन दोहों में कौन सा दोहा अच्छा लगा है, अच्छा लगने का कारण क्या है, और दोहों की विशेषता क्या है, ये सब लिखना का रसास्वादन करना कहा जाता है। रसास्वादन में सबसे पहले कवि का नाम लिखा जाता है, कविता का नाम लिखा जाता है, कविता का नाम, कवि का नाम, फिर कविता की केंद्रीय कल्पना लिखी जाती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो सुनिए। कविता कौन सी है? वृंद के दोहे, कवि वृंद। अब इस कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है? यहाँ केंद्रीय कल्पना के लिए 4 नंबर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ होना चाहिए 3। इसे करेक्शन कर लो पढ़ते समय। तो केंद्रीय कल्पना क्या है इन दोहों की? तो प्रस्तुत दोहों में कविवृंद ने नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता ही जाता है। आंखें मन की सच और झूठ बात बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कविवृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं। यहाँ या दोहो शब्द है, यहाँ होना चाहिए दोहे। आ की मात्रा अधिक लगी है, पढ़ते समय इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कविवृंद के दोहो नहीं होना चाहिए, या दोहे ये शब्द होना चाहिए, गलत प्रिंट हो गया है, तो उसमें सुधार कर लो।
आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस रसास्वादन में और क्या लिखना है? पसंद की पंक्ति। आपको जो दोहों में पंक्तियां पसंद आई वो लिखिए। मैंने यहाँ नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। मैंने ये अपनी पसंद की पंक्ति लिखी है, आप अपने खुद की पसंद की पंक्ति लिखिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारी आंखें सब कुछ बता देती है। किसके समान? आईने के समान। आईना जिससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में, चेहरे के बारे में जो कुछ है सब कुछ बता देता है, उसी तरह हमारी आंखें भी हमारे मन की बात बता देती है। अब कविता पसंद आने के कारण, कविता या दोहे आपको क्यों पसंद आए, तो इसका कारण लिखना। मैं तो ये कहूँगा कि ये दोहे हमें इसलिए पसंद आते हैं कि इसमें जीवन के अनुभव का सार है, जीवन की वास्तविकता का वर्णन है और जीवन की सच्चाई का वर्णन है, और इसमें मार्गदर्शक परक बातें बताई गई है, इसलिए ये दोहे अच्छे लगते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो। छंद, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार का इसमें प्रयोग किया है। अलंकार कहा है, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। काव्य पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, तो इस प्रकार आप अलंकार लिख सकते हैं। प्रतीक विधान, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। इसमें प्रतीक विधान दिखाई देता है। प्रतीक मतलब सिंबल। इस काव्य पंक्ति में प्रतीकात्मकता है। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात खुद को हानि पहुंचाना। खुद को हानि पहुंचाना, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी का प्रतीक, सिंबल कवि ने इस्तेमाल किया कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात इसका अर्थ क्या बनता है? खुद को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना है। ऐसे प्रतीकात्मक ढंग से कवि ने बात यहाँ पर कही, इसलिए इसमें प्रतीक विधान है। आज के लिए बस हम रुकते हैं। वृंद के दोहे भाग 1 और भाग 2 मैंने प्रस्तुत कर लिए। ठीक से उसका अध्ययन कीजिए और नोटबुक में से लिखने की कोशिश कीजिए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, यही स्मरण में रखिए। मैं अभी रुक जाता हूँ। अगली बार दूसरा लेक्चर किसी और पाठ से, नए पाठ से शुरू होगा।